नमस्कार सभी को एक्जिया आईएएस एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो है राइट टू डिस्कनेक्ट। तो आज की जो चेंजिंग सोशियो इकोनॉमिक सिनेरियो है जिसमें जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा जो प्रभाव है वो विस्तार कर रही है। तो इसके लिए क्या है, जो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई है उनके जो रिलेशन है उसमें काफ़ी तनाव देखा जा सकता है। तो इसी तनाव को, खिंचाव को दूर करने के लिए राइट टू डिस्कनेक्ट बिल को प्रस्तुत किया गया था इन 2025 इन लोकसभा बाई एमपी सुप्रिया सुले जी। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि राइट टू डिस्कनेक्ट बिल क्या है, इसमें कौन से प्रोविजंस है और इसको एग्ज़ाम में जो पूछा जाने का संभावना है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि जो कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टॉपिक है वो है राइट टू डिस्कनेक्ट, और ये क्या है, एक प्राइवेट मेंबर बिल है जिसको इंट्रोड्यूस किया गया है बाय एनसीपी एमपी सुप्रिया सुले जी, जो मैंने ऑलरेडी मेंशन किया। कहाँ? इन लोकसभा। और ये क्यों है? वर्क लाइफ को बैलेंस करने के लिए है, एम्प्लॉय वेलबींग को इंश्योर करने के लिए है, और डिजिटल जो कल्चर है उसको, वर्क कल्चर उसको रेगुलेट करने के लिए लाया गया है। जैसे कि ये एक प्राइवेट मेंबर बिल है, इसको गवर्नमेंट के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो एमपी है। तो प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है, जिसको अदर देन मिनिस्टर प्रस्तुत करते हैं। वो आपके रूलिंग पार्टी के एमपी भी हो सकते हैं या फिर अपोजिशन पार्टी के एमपी भी हो सकते हैं। तो अभी इसमें ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज़ प्राइवेट मेंबर बिल, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जो मिनिस्टर नहीं है, जो एक एमपी है, वो रूलिंग पार्टी से भी हो सकते हैं, अपोजिशन पार्टी से भी हो सकते हैं। तो आज तक क्या है, आपके जो टोटल प्राइवेट मेंबर बिल जो है 14 प्राइवेट मेंबर बिल ही पास हुई है। तो लगभग 1000 से भी ज़्यादा प्राइवेट मेंबर बिल को आपकी इंट्रोड्यूस किया गया इन पार्लियामेंट, लेकिन उसमें सिर्फ 14 ही पास हुई है। और लास्ट जो बिल है वो 1970s में ही पास हुआ था, उसके बाद आज तक कोई प्राइवेट मेंबर बिल पास नहीं हुआ है। और प्राइवेट मेंबर बिल कब आता है? पार्लियामेंट जब सेशन में रहती है और जब डे जो है वो फ्राइडे होता है। आगे बढ़ते हैं। तो की फीचर्स ऑफ द बिल, तो जो बिल है उसका क्या फीचर्स हम देख सकते हैं। तो नंबर 1 है लीगल राइट टू डिस्कनेक्ट। तो जो एम्प्लॉय है उसको लीगल राइट रहेगा टू डिस्कनेक्ट। तो आज के समय पे क्या होता है, डिजिटल कनेक्टिविटी होने की वजह से ईमेल, व्हाट्सएप, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या फिर डिफरेंट कनेक्टिविटी के प्लेटफॉर्म की वजह से जो आपके एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय को हरदम कनेक्टेड रखना चाहता है। तो इससे क्या होता है, जो एम्प्लॉयर है उसका जो राइट होता है, राइट टू फ्री टाइम एंड राइट टू लेजर, वो भंग होता है। तो उनको क्या दिया जाएगा, एक लीगल राइट दिया जाएगा टू डिस्कनेक्ट आफ्टर वर्किंग आवर। इसमें डिफाइंड आउट ऑफ वर्क आवर, इस बिल में ये भी डिफाइन किया गया है कि आउट ऑफ वर्क आवर क्या होगा। थर्ड, अगर हम देखें तो एम्प्लॉयज़ वेलफेयर अथॉरिटी, तो जिस कंपनी में 10 और 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय होगी उनको एम्प्लॉय वेलफेयर अथॉरिटी को बनाना पड़ेगा ताकि एम्प्लॉय का जो वेलफेयर है उसको सुनिश्चित किया जा सके। आगे अगर देखें तो नेगोशिएशन चार्टर भी इसमें रहेगा। तो जो नेगोशिएशन चार्टर होगा, तो चार्टर अभी क्या कहता है, एक डीलिंग होती है जिसमें अधिकार के बारे में वर्णन रहता है कि जो दो पार्टी है उनका क्या अधिकार रहेगा, उनका क्या दायित्व रहेगा। तो इसमें एक नेगोशिएशन चार्टर के बारे में भी मेंशन किया गया है। अगर किसी कारण से ओवर टाइम कराया जाता है तो ओवर टाइम के लिए कंपनसेशन भी देना पड़ेगा, ये इस बिल में मेंशन किया हुआ है। फिर अगर हम देखें तो डिजिटल वेलबींग मेजर्स भी लेना होगा बाय दी कंपनी। फॉर एग्जांपल, डिजिटल जो माहौल है वो काफ़ी टॉक्सिक है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसमें रहती है, इंफॉर्मेशन का ओबेसिटी देखा जाता है। इससे जो एम्प्लॉय है वो काफ़ी कंफ्यूज होता है। तो इसीलिए क्या है, डिजिटल डिटॉक्स सेंटर जैसी जो प्रावधान है वो भी इस बिल में रखी गई है। आगे देखते हैं पेनाल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस। अगर कोई कंपनी या फिर एम्प्लॉयर इस जो बिल है ये जब लॉ बनेगा और उसको कंप्लाई नहीं करेंगी तो उसमें उनको जो है पेनाल्टी भी भरना पड़ेगा। तो जो एम्प्लॉय है उसका सैलरी का 1% पेनाल्टी के तौर पे अथॉरिटी को भरना होगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस अगर देखें तो क्या है, तो इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस में
पहला ही बेसिस है आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के बारे में बात करता है। तो अभी राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का मतलब क्या होता है कि जो एक पर्टिकुलर इंसान है उसको जीने का पूरा हक है, और वो भी लिबर्टी के साथ, कि वो जिस समय उसका वर्किंग आवर है उसके बाद भी अगर उसको काम में लगाया जाता है तो उसकी लिबर्टी जो है वो खतरे में आती है। वो जो पर्टिकुलर इंसान है वो सिर्फ मशीन बन के रह जाता है, उसकी जो पर्सनल लाइफ होती है, मी टाइम होती है विथ वाइफ, विथ चिल्ड्रन, विथ एल्डरली पेरेंट्स, वो ख़त्म हो जाती है। और इसमें एक क्या है, पारिवारिक जो कलेश है वो भी बढ़ता है। एट टाइम लोग डिप्रेशन में आके, प्रेशर में आके सुसाइड जैसी घटनाओं को भी अंजाम देते हैं। तो इससे पता चलता है कि आर्टिकल 21 भी वायलेट होता है। तो ये जो पर्टिकुलर राइट दिया जा रहा है, राइट टू डिस्कनेक्ट, इससे क्या होगा, जो एम्प्लॉय है उसका आर्टिकल 21 प्रोटेक्टेड रहेगा। नेक्स्ट अगर हम देखें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, जिसमें गवर्नमेंट को डायरेक्टिव्स दिया गया है कि गवर्नमेंट किस तरीके से क्या है जो पीपल है उसका वेलफेयर को इंश्योर करेगी। तो इसमें अगर हम देखें आर्टिकल 39E क्या कहता है कि गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी है ताकि हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर्स को अब्यूज़ ना किया जाए बाय द एम्प्लॉयर। तीसरा अगर हम देखें तो आर्टिकल 42 है जो बात करता है जस्ट एंड ह्यूमन वर्क कंडीशन के बारे में, कि वर्क ऐसा नहीं है कि आप किसी काम में अंगेज है तो 24 घंटे आपको जो मालिक है या फिर एम्प्लॉयर है वो आपको अंगेज रखे। तो उसमें आपका ह्यूमन, मानवीय जो कंडीशंस होती है वो रखनी काफ़ी ज़रूरी है। नेक्स्ट अगर इंटरनेशनल लॉ का हम प्रेसिडेंट देखें, एग्जाम्पल देखें, तो इसमें हम UDHR, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिसको 1948 10 दिसंबर को लिया गया था, उसका भी हम आर्टिकल 24 को देखें तो ये कहता है राइट टू रेस्ट एंड लीजर, कि राइट हर व्यक्ति का जो वर्कर है उसका राइट टू रेस्ट है, उसका राइट टू लेजर है, मतलब अवसर समय जो है वो उसको मिलना चाहिए ताकि वो क्या कर सके, प्रोडक्टिव चीज़ें, क्रिएटिव चीज़ें भी कर सके, खुद के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ समय बिता सके, और वो कल्चरली भी अलाइंड रहे, ना कि सिर्फ मियर एक इकोनॉमिक पर्सन बन के रह जाए। तो इसीलिए रीजनेबल लिमिटेशन ऑफ वर्किंग आवर्स, पीरियोडिक हॉलीडेज विथ पे का जो प्रावधान है वो रखना काफ़ी ज़रूरी है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इसमें हम ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को अगर देखें कि क्या हम पहले देश है जो इसके बारे में सोच रहे हैं, बिल्कुल नहीं। इससे पहले भी हम अगर देखें तो फ्रांस में ऑलरेडी, फ्रांस फर्स्ट कंट्री है, 2017 में इसने ऑलरेडी इस तरीके का जो प्रोविज़न है वो रखा है। दूसरा अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया में भी इन 2024 अमेंडमेंट लाया गया और टू फेयर वर्क लेजिस्लेशन, तो ताकि जो वर्क है वो फेयर होना चाहिए, तो वर्कर का भी उसमें प्रॉफिट हो और जो आपका एम्प्लॉयर है उसका भी प्रॉफिट हो। आगे देखें तो पोर्तुगल है जिसने सेम तरह का प्रोविज़न ऐड किया है। फिर हम देखें नीड फॉर सच अ लॉ इन इंडिया, तो क्या ज़रूरत है इस तरीके की लॉ की, स्पेशली हमारे देश में। तो इसमें देख सकते हैं कि हमारे देश में एक क्या है, ऑलवेज ऑन वर्क कल्चर है, कि हर समय हम क्या, जहाँ भी एम्प्लॉय होते हैं वहाँ की जो एम्प्लॉयर है वो हमें हर समय काम में रखना चाहती है और किसी भी समय हमें काम में एंगेज करवाने की जो इच्छा है वो जाहिर करती है। तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा अगर देखें तो मेंटल हेल्थ का एक कंसर्न है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर हमारा स्क्रीन टाइम रहा, बहुत टाइम हम अगर काम के साथ कनेक्टेड रहें तो उससे क्या है, हमारा मेंटल हेल्थ एज वेल एज फिजिकल जो हेल्थ है वो बिगड़ सकता है। 3 नंबर अगर देखें तो पावर एसिमेट्री एट वर्क प्लेस, तो वर्क प्लेस में हमेशा देखा जाता है कि जो एम्प्लॉयर होता है उसकी बार्गेनिंग पावर ज़्यादा रहती है। वो एम्प्लॉयर जो होता है वो एम्प्लॉय को किसी भी तरीके से जो है काम में एंगेज करवाने की कोशिश करता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट को इसमें इंटरवेंशन लेनी काफ़ी ज़रूरी है टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द वर्कर। फर्दर अगर हम देखें तो ग्लोबल लेजिस्लेटिव प्रेसिडेंट अगर देखें तो जो आपकी डिफरेंट लिबरल डेमोक्रेसीज है स्पेशली इन यूरोप, तो उन्होंने इस तरीके का प्रावधान ऑलरेडी लिया है जो मैंने आपको बताया है। तो अभी हम पीछे रह गए हैं, तो हमें भी इस प्रोविजंस को हमारे देश में लागू करना चाहिए। प्रोडक्टिविटी ओवर प्रेजेंटिज्म, तो हमारे देश में क्या है, प्रेजेंटिज्म के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है देन दी प्रोडक्टिविटी। तो एक रिसर्च के हिसाब से ये पता लगा है कि एक इंसान जो है वो वीक में अगर 50 घंटे से ज़्यादा समय काम करता है तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो घट जाती है। तो उस हिसाब से हमें क्या करना है, लोगों को 50 घंटे से ज़्यादा
वीक में काम नहीं करवाना है, ताकि उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बनी रहे और वो सबसे ज़्यादा जितना हो सके इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सके। आगे अगर देखें तो चैलेंजेस एसोसिएटेड विद दिस बिल, तो या फिर ये जो बिल है ये जब लॉ बनेगा तो इसमें क्या चैलेंजेस हो सकती है। एक तो है डाइवर्स वर्क मॉडल्स, तो जो वर्क मॉडल है वो डिफरेंट जो इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसके लिए अलग है। फॉर एग्जांपल अभी जैसे बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग हमारे देश से होता है, जैसे कॉल सेंटर से, तो कोई कंपनी है जो अमेरिका में वर्क करती है लेकिन जो आउटसोर्सिंग है वो इंडिया से कर रही है। तो अभी इंडिया का टाइम जोन और यूरोप का या फिर अमेरिका का टाइम जोन अलग है, तो उसमें क्या है एक इंसान को डिफरेंट समय पे काम करना पड़ सकता है, तो वो एक इसमें चैलेंज देखा जा सकता है। दूसरा अगर देखें तो एनफोर्समेंट में एक डिफ़िकल्टी आ सकती है, तो मॉनिटर करना इनफॉर्मल डिजिटल कम्युनिकेशन को वो काफ़ी एक चैलेंजिंग टास्क रहेगा, क्योंकि व्हाट्सएप में कम्युनिकेशंस करना जो है काफ़ी इनफॉर्मल है, तो उसको किस तरीके से आपका मॉनिटर किया जाएगा, उसको सुपरवाइज किया जाएगा, वो भी इसमें एक चैलेंज बन के उभरता है। फिर जो स्मॉल एंड आपकी माइक्रो या फिर मीडियम एंटरप्राइजेस है उनके लिए पहले समय पे इन सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंप्लाई करना जो है वो काफ़ी कठिन रहेगा, और इनके ऊपर वजह जो है वो आपकी इंस्पेक्शंस होना या फिर इंस्पेक्टर राज जो है वो बढ़ सकता है। देन अगर हम देखें रिस्क ऑफ रेगुलेटरी रिजिडिटी, जो अभी ऑलरेडी हमने स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स के लिए देखा था कि जो आपकी रेगुलेटर रहेंगी गवर्नमेंट के ओर से उनको एक क्या है एक्स्ट्रा पावर मिल जाएगा कि वो कभी भी जाके कंपनी को चेक कर सकती है, उनको सीज कर सकती है। इस तरीके का जो एक जो नो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उस जोन में हम चले जा सकते हैं। फिर है प्राइवेट मेंबर बिल्स लिमिटेशन, तो प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो गवर्नमेंट की विल को, गवर्नमेंट की पॉलिसी को रिप्रेजेंट नहीं करता है, तो इसीलिए जो है चांसेस जो है इसका पास होने का वो काफ़ी कम हो जाता है। फिर हम वे अहेड अगर देखें तो हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर जो बिल है या फिर जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है राइट टू डिस्कनेक्ट का, इसको हमें फेज्ड एंड सेक्टर स्पेसिफिक एडॉप्शन करना ज़रूरी है। सेकेंडली अगर हम देखें तो 3-पार्टाइट डायलॉग मैकेनिज्म लेना है, तो 3-पार्टाइट डायलॉग मैकेनिज्म में एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई एंड जो गवर्नमेंट है उनको रखना पड़ेगा, और इंक्लूडिंग हम सिविल सोसाइटी को भी इसमें रख सकते हैं। आगे अगर देखें तो सॉफ्ट लॉ अप्रोच लेना है, तो जो लॉ हम अप्लाई करेंगे उसको पहले हमें सॉफ्टली अप्लाई करना है, ताकि हम जो भी पेनल्टी रहेंगी वो कम रहनी चाहिए। नॉन कंप्लायंस के लिए आपकी पहले वार्निंग होनी चाहिए, उस तरीके के प्रोविजंस हम रख सकते हैं। फिर बिहेवियरल एंड कल्चरल चेंज लाना होगा कि ज़्यादा समय काम करने से अच्छा है कि कम समय पे ज़्यादा प्रोडक्टिव काम करे, तो उस तरीके का जो एटीट्यूड है उसको डेवलप करना ज़रूरी रहेगा। तो प्रेजेंटिज्म के ऊपर हमें ले जाना होगा प्रोडक्टिविटी को। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इंटीग्रेशन विथ लेबर एंड हेल्थ पॉलिसीज़, तो जो लेबर की हेल्थ पॉलिसीज़ होती है उसके साथ हमें राइट टू डिस्कनेक्ट को कनेक्ट करके देखना होगा कि हम हर दम अगर कनेक्टेड रहते हैं तो उससे क्या होगा, जो पर्सन है उसका इमोशनल बर्नआउट, फिजिकल बर्नआउट, मेंटल बर्नआउट हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें कंक्लूजन में हम यही देख सकते हैं कि तो जो चेंजिंग सोशियो इकोनॉमिक सरकमटेंसेस है बिकॉज ऑफ चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल सरकमटेंसेस, तो उसको हमें बेटर तरीके से समझना होगा, और जो बेटर होता है फॉर एम्प्लॉयर एज वेल एज एम्प्लॉई उसका बीच का जो एक रास्ता है उसको अपनाना होगा, ताकि हम राइट बेस्ड अप्रोच को आगे ले जा सके और सोसाइटी में सभी को एक सहूलियत मिले। तो आज के लिए इतना ही था। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे कंटेंट के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।